हमने कल स्टडी किया था कूलाम का नियम कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कितना होता है। तो उसका हमने एक फॉर्मूला बनाया था और वो फॉर्मूला हमें मिला था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमें एक फॉर्मूला मिला था कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, जिसको हम कूलाम का बल भी कहते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने अभी लिखा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, ये सिर्फ परिमाण बताता है, दिशा नहीं बताता। जबकि हम जानते हैं कि बल एक दिशा होती है, तो जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो वो किस दिशा में लगाएगा, उसकी जानकारी ये फॉर्मूला हमें नहीं देता। तो हमें ज़रूरत है अपने कूलाम के नियम को सदिश रूप में ढालने की। तो इसलिए हम कूलाम के नियम को सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक आवेश है Q1 प्लस Q1 और एक आवेश है प्लस Q2, और ये दोनों एक दूसरे से ना r दूरी पर रखे हुए हैं। इन दोनों के बीच की दूरी r है। दोनों समान प्रकृति के आवेश है, इसलिए इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर आप असमान आवेश लोगे तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो अब हम ना इसमें एक दिशा देना चाहते हैं, अपने कूलाम बल में दिशा देना चाहते हैं। तो देखिए हम दिशा कैसे देंगे। तो हमने मान लिया कि Q1 Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। अब Q2 Q1 पर बल लगाएगा और Q1 Q2 पर बल लगाएगा। Q2 इस Q1 आवेश को इस तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, तो ये प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। तो ये आवेश इस वाले आवेश पर इस दिशा में बल लगाता है, और इस बल का हमने नाम रख दिया F12। इस 1 का मतलब यहां पर ये रहेगा कि पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल, पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल। तो F12 का मतलब यहां पर ये रहेगा। तो इसको हम याद रखेंगे, जो पहला नंबर होगा वो पहला नंबर वो होगा जिस पर बल लगेगा, जिस पर बल लगेगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूं यहां पर ऑन और यहां पर 2 इसके लिए रहेगा जो बल लगाएगा, तो इसके लिए मैं लिख देता हूं बाय। तो फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2, यानी कि पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल। और कितना होगा ये बल, ये तो हमें पता है कि कितना होता है। ये लिख सकते हैं हम F = 1/4πε0, और ये Q1 और ये Q2, और अपॉन में दोनों के बीच की दूरी कितना है, इनका परिमाण है r²। ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सदिश राशि है, और सदिश राशि की पहचान के लिए हम इस पे वेक्टर लगा देते हैं। और इधर क्या करें, इधर किस पर वेक्टर लगाए, तो हमारे पास एक तरीका और है कि हम क्यों ना जो r है, जो विस्थापन है, जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है, इसका एकांक वेक्टर ले लेते हैं हम। एकांक वेक्टर मतलब 1 मीटर का वेक्टर ले लेते हैं। मान लीजिए ये बहुत बड़ी दूरी है, तो उसमें से 1 मीटर निकाल देंगे हम। तो 1 मीटर को हम कैसे लिखते हैं सदिश रूप में, कैप लगा करके लिखते हैं। और किसका सदिश है ये इस दूरी का सदिश है। किस दिशा में है, तो आंसर है इस दिशा में है, F12 की दिशा में है। तो इसलिए हम लिखेंगे 1 2, एक की तरफ 2 से, इसका एकांक सदिश इस दिशा में है, और यहां पर इसका मतलब रहेगा 1 2, ये एकांक सदिश हो गया। ठीक है, तो एकांक सदिश की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर R12, और यहाँ पर 1 2 का मतलब क्या है कि एक की तरफ 2 से, हम 2 पर खड़े हैं और 1 की तरफ देख रहे हैं, तो 2 से 1 की तरफ। लेकिन यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ कहेंगे कि 1 की ओर, 2 से 1 की ओर, 1 की तरफ 2 से। तो ये जो समीकरण बनी है, अब ये सदिश रूप को प्रदर्शित करती है। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्योंकि जानते हैं जो एकांक वेक्टर होता है, उस एकांक वेक्टर को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, बिकॉज एकांक वेक्टर को हम लिखते हैं ऐसे, इसका सदिश और अपॉन R12 वेक्टर का परिमाण। ये हमने क्लास 11वीं में पढ़ा है। इस तरीके से जैसे एकांक सदिश एक कैप से लिखते थे, तो इसको लिखते थे हम एक कैप अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते थे हम। तो ऐसे ही लिखा हुआ है ये,
R12 इजिकल टू R12 का वेक्टर और इसी का ही मैग्नीट्यूड, ये एकांक वेक्टर होता है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दी, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक की गुणा हुई है, एक की गुणा करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर R12 के प्लेस पर इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको रख सकता हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ R12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ जाएगा R12 का वेक्टर अपॉन R12 मैग्नीट्यूड। जो R12 है, R12 उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस टोटल लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है R, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा R, तो इसके प्लेस पर कितना लिख सकते हैं हम R लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पर लिखा जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू R12 अपॉन R, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि R12 ले लो आप, चाहे R21 ले लो, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, इस बीच की दूरी के बराबर होगा, दोनों का परिमाण बराबर रहेगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर और ये आर, ये बन जाएगा आपका आर क्यूब। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है कूलाम के सदिश रूप की, ये है आपका कूलाम का सदिश रूप। हमने सिर्फ अभी कौन सा बल निकाला है, Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल निकाला है। सेम इसी तरह से हम Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिख लेगा। देखिए हम उसको भी कर देते हैं। इसी प्रकार Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा और वो उसकी दिशा इस तरफ होगी, तो ये दिशा इस तरफ मैंने बना दी, और ये बल लग रहा है कौन से आवेश पर, ये बल लग रहा है दूसरे आवेश पर। कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और ये वेक्टर, और इसका एकांक सदिश किस तरफ होगा, इस वाले बल का दिशा इस तरफ है, तो हम स्थिति सदिश की भी दिशा इसी तरफ लेंगे, और ये होगी इसकी दिशा इस तरफ, और इसको लिखेंगे 2 1, यानी कि दो की तरफ एक से, दो की तरफ एक से, यहाँ पर हम खड़े हैं और दो को देख रहे हैं, तो एक से दो की तरफ, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर दो की तरफ एक से। तो अब ऐसे ही लिखा जा सकता है ये बिल्कुल, तो फोर्स ऑन 2/1, दो पर दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल इस प्रकार होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ताकि कि ये सदिश रूप का पता चल जाए, तो इसमें भी हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एकांक सदिश की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो स्थिति है, ये जो दूरी है, इस दूरी का एकांक सदिश ये रहा, और इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी R21 कैप लगा दिया। क्योंकि ये एकांक सदिश है तो इस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपने एक की गुणा की है, इस एकांक सदिश का मतलब ये है। अगली लाइन में हम R21 को क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था अभी, ये R12 इज इक्वल टू R12 का कैपिटल, R12 कैप इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12। तो ऐसे ही अब वहां पर हम लिख सकते हैं। तो अगली लाइन में मैं लिखूंगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये R21 वेक्टर अपॉन R21 मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि ये R21 का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल रहेगा, R के इक्वल रहेगा, तो इसके प्लेस पर हम R लिख सकते हैं। तो ये लिखा जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, ये आर स्क्वायर, ये आर, ये तो ये आर क्यूब हो जाएगा, और ये लिखा जाएगा R21। ये इक्वेशन किसको प्रदर्शित करती है, ये कूलाम के सदिश रूप को प्रदर्शित करती है। एक समीकरण तो ये है,
ये मैंने 4 बॉक्स बनाए हैं, इसकी जोड़ी इसके साथ लगानी है। ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण दोनों ही कूलाम के सदिश रूप को प्रदर्शित करती है। ये इस वाली जोड़ी इसके साथ लगानी है। ये दोनों समीकरण भी क्या प्रदर्शित करती है, कूलाम के सदिश रूप को प्रदर्शित करती है। अब ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं एंट्रांस में भी और बोर्ड एग्जाम में भी, कि बताइए कौन सी समीकरण है जो कूलाम के नियम को प्रदर्शित कर रही है। तो इनमें से आपको दोनों ध्यान रखनी है और दोनों ध्यान रख करके आप जो भी ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट कर देंगे। अब इसमें गौर करने लायक बात यह है कि हम देख रहे हैं कि एक बल तो लग रहा है इस तरफ और एक बल लग रहा है इस तरफ, और हम ये भी देख रहे हैं कि जितनी वैल्यू F12 की है, जितनी वैल्यू F12 की है उतनी ही वैल्यू किसकी है, F21 की। बिल्कुल सेम है, देखो इधर ये चाहे आप इस वाली समीकरण को देखो 1/4 Q1 Q2/r², ये और ये भी वही है, ये एक की गुना हो रही है, यहाँ भी एक की गुना हो रही है। तो इसका मतलब ये रहा कि जितना बल F12 है उतना ही बल कौन है, F21। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार F12 बराबर है किसके, F21 के। ये लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि एक बल इस दिशा में तो दूसरा बल इस दिशा में है, तो यहाँ पर हम विपरीत दिशा के लिए माइनस वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21। और ये क्या है, आप क्लास 11 को याद कीजिए, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, यानी कि जितना बल ये इस पर लगाएगा उतना ही बल ये इस पर लगाएगा। अब आगे चल करके हम अपने क्वेश्चन जब करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहां पर सवाल आएगा ऐसा कि 5 माइक्रोकूलाम का आवेश ये है, 2 माइक्रोकूलाम का आवेश ये है, ये वाला आवेश इस पर 2 न्यूटन का बल लगाता है, तो बताइए ये इस पर कितना बल लगाएगा। तो अभी हम यहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जितना बल पहला आवेश लगाता है उतना ही बल दूसरा आवेश लगाता है। तो उसका आंसर होगा कि अगर ये 5 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी 5 न्यूटन लगाएगा। तो ये याद ध्यान रखना। अब देखिए कूलाम का नियम के सदिश रूप में दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको 2 आवेश दे दिए हैं और कह दिया कि मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R1 है और Q2 का वेक्टर R2 वेक्टर है। दोनों के हमें वेक्टर दे दिए, पोजीशन वेक्टर दे दिए, यानी कि स्थिति सदिश दे दिए। तब कूलाम का नियम का सदिश रूप क्या बनेगा, हमें लिख करके दिखाइए। तो देखिए इसको भी कैसे डील करेंगे, हम इसको कैसे समझते हैं। तो मान लीजिए कि Q1 और Q2 के बीच का कुछ ना कुछ तो दूरी रहेगी, और हम ये मान लेते हैं कि Q1 के सापेक्ष Q2 का जो स्थिति सदिश है वो ये है, इस तरफ Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश ये हमने वेक्टर बनाया इस तरफ। तो ये हम लिखेंगे क्योंकि ये इस तरफ है, एक से दूसरे की तरफ है, तो हम यहाँ लिखेंगे R12 वेक्टर। तो बीच का ये एक वेक्टर हमने बना लिया, और इस वेक्टर की दिशा क्या है, 1 से 2 की तरफ, R12 वेक्टर। Q1 पहले ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर बल लगाएगा, और इस बल की जो दिशा होगी वो दिशा इस तरफ रहेगी, और इसको हम लिखेंगे F2/1, इसको लिखेंगे हम F2/1, यानी कि फोर्स ऑन 2/1, दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल। अच्छा, यहाँ से हमने थोड़ा सा समझना है, ये हमने क्या क्लास 11th में पढ़ा है कि प्लस ये वेक्टर किसके बराबर होता है, इस वेक्टर के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल किसके रहेगा, ये रहेगा R2 वेक्टर के। तो यहाँ से R12 वेक्टर की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो ये निकल करके आएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो बीच का वेक्टर का हमें पता चल गया R1 और R2 के पदों में, ये रहा। अब हम इस बल की वैल्यू लिख सकते हैं। इस बल की वैल्यू लिखना बहुत आसान है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कूलाम का नियम। तो F21 इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और ये Q2
और अपोन में दोनों के बीच की दूरी का परिमाण, ये बीच की दूरी का परिमाण, तो परिमाण कैसे लिखेंगे, R12, ये परिमाण ऐसे लिखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका यूनिट वेक्टर कितना बनेगा R12 का, तो वेक्टर की जगह कैप लगा देंगे, R12 कैप। यहाँ पर हमने दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगने वाले बल का सदिश रूप लिख लिया है। अब जैसे हमने पीछे किया था, जैसे हम जानते हैं कि ये एक कैप बराबर आप लिखते हो ए का वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, और ऐसे ही सेम ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं R12 कैप इक्वल टू R12 का वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड, परिमाण लिख दिया हमने। तो ऐसे ही हम ये लिख सकते हैं, इसलिए हम अपनी समीकरण को ढाल सकते हैं F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और ये Q2 अपोन में R12 का मैग्नीट्यूड, और ये लिख देंगे हम इसको ऐसे R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। अब मान लीजिए हम ये मान करके चलेंगे कि इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। उस मैग्नीट्यूड को मैं R ले लेता हूँ। मैग्नीट्यूड कितना ले लिया मैंने, इसका R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल ले लिया है मैंने, R के बराबर ले लिया। अब चाहे आप इधर से इधर तक नाप रहे हो दूरी, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक दूरी नाप रहे हो, तो दूरी तो बराबर रहेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूँ क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी, R21। तो आप चाहे R21 से दूरी नापो, R1 से नापो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, दोनों का R इक्वल रहेगा, दोनों R के इक्वल रहेंगे। तो इसके प्लेस पर मैं R यूज कर सकता हूँ और इसके प्लेस पर भी R यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये R और ये R, तो ये क्यूब हो जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा R12। ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है। इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे, जैसे R12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ लिख सकते हैं, आगे बढ़ा करके हम इसे F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और ये यहाँ पर आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमारा हो गया सापेक्ष सदिश में जो स्थिति सदिश दे रखे हैं, ये सूत्र उसके पदों में हो गया। तो इस तरीके से ये भी न्यूटन के सदिश नियम को प्रदर्शित करता है और ये भी न्यूटन के सदिश नियम को प्रदर्शित करता है और ये भी न्यूटन के सदिश नियम को प्रदर्शित करता है। अब ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाले बल की इक्वेशन बना सकते हैं। फोर्स ऑन 1/2, पहले आवेश पर दूसरा आवेश इस दिशा में लगाएगा, तो इसको लिखेंगे हम फोर्स ऑन 1, पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल, इसको ऐसे लिखेंगे और बिल्कुल इसको ऐसे ही लिख देंगे जैसे हमने ये बनाया, सेम ऐसे ही, सेम F12 पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बिल्कुल यही रहेगा, Q1 Q2 अपॉन, लेकिन अब की बार जो दिशा है वो दिशा किस तरफ है, वो एक की तरफ है, 2 से 1 की तरफ है। तो यहाँ से लिखेंगे हम 2 से 1 की तरफ, यानी कि 2-1 लिखेंगे यहाँ पर 2-1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर ये R12 एकांक वेक्टर ले लिया हमने। हाँ, इसका एकांक वेक्टर कितना बनेगा, 2-1, तो ये यहाँ पर हम 2-1 करेंगे। अब ऐसे ही जैसे हमने ये करते आए हैं, सेम ऐसे ही इसको लिख लेंगे। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये मैग्नीट्यूड रहेगा यहाँ पर
R21 का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ किया था ये वो यूज़ किया हमने, जैसे इसको लिखा है ऐसे ही इसको लिख दिया हमने। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाएंगे हम पाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जैसे मैंने अभी बताया था R है, तो ये R, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना रहेगा R, तो ये R³ हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 1 को, तो 2 1 को लिख सकते हैं हम, जैसे 1 2 लिखा हुआ है, 1 2 बराबर क्या है 2 में से एक हटा दिया हमने 2 - 1, तो ऐसे ही 1 2 को कैसे लिखेंगे 1 - 2, तो यहाँ लिखेंगे R1 - R2 वेक्टर। तो इस तरीके से ये भी क्या है, ये एक ये समीकरण हो गई, एक समीकरण ये हो गई, एक ये हो गई। अब ये R1 - R2 कैसे आया, ये हम ट्राइंगल लॉ से जानते हैं भाई। अब की बार दिशा इस तरफ है, ए इस तरफ दिशा है, तो हम इधर से चलेंगे और फिर इधर जाएंगे, और इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इस वेक्टर के बराबर होगा, यानी कि R2 वेक्टर प्लस R21 दो से एक की तरफ, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल किसके रहेगा R1 वेक्टर के, R1 वेक्टर। तो यहाँ से R21 वेक्टर की वैल्यू हमें यही तो मिल रही है, R1 - R2, वही तो ये लिखा मैंने। तो इस तरीके से हमने इस वाले बल का सदिश रूप भी लिखा, इस वाले बल का भी सदिश रूप लिखा। इस वाले बल के सदिश रूप की समीकरण ये रही, एक ये रही, एक ये है, एक ये है। ठीक है, इसको इसके साथ मिलाएंगे और इसको इसके साथ मिलाएंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि F12 बराबर है किसके, F21 के। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है कि ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन कर रहा है। तो इस तरीके से हम न्यूटन के इस तरह से हम कूलाम के नियम का सदिश रूप की समीकरण लिख सकते हैं। ये समीकरण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि बताइए कौन सा समीकरण कूलाम के नियम का सदिश रूप को प्रदर्शित करता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल आसान है। आप एक बार इसको अच्छे से समझिए, एक बार इसे अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर आपकी समझ में मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।